है कि मेटल और नॉन मेटल है क्या चीज़। और देखो, अगर बात करी जाए एबडेंस की, एबडेंस का मतलब होता है कौन कितना मिलता है। तो मेटल हमारे सराउंडिंग में भरे पड़े हैं। बिना मेटल के हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। आपकी बॉडी पे भी मेटल्स लगे हुए हैं। हमारे घर में जो डोर है वो भी कैसा है, मेटल का होता है। हमारे फ़ोन में जितनी भी जो चिप इस्तेमाल हुई है सब में मेटल लगा पड़ा है। तो मेटल के बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अब मेटल कहाँ से मिलते हैं? अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा जब इंसान धरती पे आया तो मेटल को सामने मिला होगा। मेटल ज़मीन से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी के अंदर से, जिसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। और अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा मेटल पाया जाता है कौन सा है? वो हमारा एल्यूमिनियम। कितना? 7%। यानी इस मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा मेटल भरा पड़ा है, कौन सा भरा पड़ा है? वो एल्यूमिनियम। फिर हमारा सेकंड नंबर पे आता है आयरन, जो कितना? लगभग लगभग 4%। तो एल्यूमिनियम और आयरन तो हमारे पास हद भरमार भरी पड़ी है। और सारे कहाँ से निकाले जाते हैं? मिट्टी से। बात करेंगे निकाले कैसे जाते हैं। फिलहाल देखते हैं कि मेटल्स होते क्या हैं। अब मेटल्स की बहुत सारी परिभाषा है, मेटल को एक परिभाषा नहीं है। मेटल बेसिकली हम उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल कहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। बट मैं मेटल को पहचानूं कैसे? सवाल तो ये आ रहा है। तो मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जरा हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटल के हार्डनेस की। तो भाई मेटल जो है हार्ड हुआ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड एंड दे आर लाइक हार्ड। बट हमें ऐसे भी मेटल देखे हैं जो हार्ड नहीं होते। देखो, लोहा हार्ड है, ऐसे मारोगे आप हाथ तो आपका हाथ टूटेगा, लोहा नहीं टूटेगा। लेकिन हमने ऐसे भी, अच्छा क्या आप चाकू से लोहे को काट सकते हो? नहीं काट सकते, मेटल बड़ा हार्ड होता है। लेकिन हमारे दो मेटल ऐसे हैं जिनका नाम है, एक का नाम है सोडियम और एक का नाम है पोटेशियम। ये दो मेटल ऐसे हैं जिन्हें आप चाकू से काट सकते हो। मतलब कैन बी कट बाय नाइफ। इन्हें चाकू रखो आप, जैसे हम मिठाई काटते हैं ऐसे, इनको आप ऐसे काट सकते हो। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछें क्या दुनिया के सारे मेटल में हार्डनेस होती है? बोलना जी होती है, लेकिन एक दो मेटल ऐसे भी हैं जिनमें इतनी हार्डनेस नहीं है, उन्हें आप चाकू से ही काट सकते हो। एग्जाम्पल कौन से? सोडियम एंड पोटेशियम। भाई बहुत खतरनाक ये मेटल है, बताऊँगा कैसे। सोनोरस, इसका मतलब है साउंड आना। जब भी मेटल्स को आप मेटल से मारते हो तो एक टन की साउंड आती है। उस टन की साउंड को क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो मेटल में सोनोरस होता है। देखो, प्लास्टिक मारूंगा टन से आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जब मेटल से मारूंगा टन लंबे टाइम तक हवा में रहती भी हो वॉइस, वो जो आवाज़ है। तो मेटल से क्या आती है? साउंड आती है, और वो लंबे टाइम तक एयर में एग्जिस्ट भी करती है। तो मेटल की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरस होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी डक्टिबिलिटी, यानी मेटल को हम वायर में चेंज कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को वायर में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? डक्टिबिलिटी। और मेटल में ये है। एनसीईआरटी कहता है कि अगर हम 1 ग्राम सोना ले लें तो 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर की लंबी वायर बना सकते हो। किसकी? गोल्ड की। महज 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर की लंबी तार बना सकते हो। किसकी? गोल्ड की। गोल्ड इतना पतला, टूटेगा भी नहीं। वायर मतलब क्या? टूटना नहीं चाहिए बीच में से। यानी इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डक्टिबिलिटी। तभी तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ज्वेलरी में। कितना चाहे तार बना लो, मोड़ लो, टूटेगा ही नहीं। एक आता है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी मतलब होता है शीट फॉर्म, शीट बनना। हम मेटल को पीट पीट के शीट भी बना सकते हैं। तो मेटल में एक प्रॉपर्टी क्या होती है? शीट बनाने वाली। और शीट बनाने की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है दो चीज़ों में। एक तो मिलती है गोल्ड में, और एक मिलती है, मतलब आप शीट में तो किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर टॉप पे रहते हैं। क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर को धागे में कन्वर्ट करना, शीट में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, इसीलिए इनके गहने बनाए जाते हैं। कि गहने में क्या करना होता है? हमें पतले शीट पहले मोड़ना होता है, धागे बनाने होते हैं, तो वो सारा काम किस में होता है? इसमें होता है। लेकिन आप ये आयरन में नहीं कर सकते। आयरन में क्या? आयरन टूट जाएगा भाई। आयरन ज़्यादा लंबी वायर बना सकता ही नहीं है। तो मैलिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? लाइक इफ़ अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू शीट, मतलब अगर किसी मेटल को हम शीट में कन्वर्ट कर सकें तो वो मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी है, और अगर धागे में कन्वर्ट कर सके तो वो डक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी है। क्या पहले दो क्लियर है? मेटल में दोनों चीज़ें पाई जाती है। आता है स्टेट।
स्टेट मतलब यहाँ पे बात करें किस फॉर्म में मिलता है। देखो नो डाउट जो मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर, लेकिन आप सोचो हमारे पास एक सोडियम और पोटेशियम है जो कि उतना सॉलिड नहीं है, सॉलिड है लेकिन उतना नहीं है। अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूँ तो उसमें मेरे पास एक एक्सेप्शन आता है मरकरी। क्या आता है? इसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी एक मेटल है लेकिन कैसा है? लिक्विड है। पारा जिसे हम कहते हैं जो थर्मामीटर में डालता है वो मेटल है लेकिन कैसा है? लिक्विड है। क्या आपने कोई देखा मेटल लिक्विड में आ रहा है? नहीं, मेटल कैसे होता है? हमेशा सॉलिड। तो हमारे सामने क्या है, आपके सामने पूछा जाएगा ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड फेज में मिलता है? आंसर इज मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं। आमतौर पर मेटल होते नहीं इतने। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किस पॉइंट कितने टेम्परेचर पे वो गल जाते हैं? गलने को क्या बोलते हैं? मेल्ट होना। और उबलने को क्या बोलते हैं? बॉयल होना। जैसे पानी जो है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, मतलब 100 डिग्री के तापमान में पानी उबलने लग जाता है, तो उसका क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। अब पानी मेल्ट तो होगा नहीं, पानी तो खुद ही मेल्ट हो रखा है, तो आइस मेल्ट होती है। अब आइस मेल्ट कब होती है? 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाती है। बर्फ़ को जैसे 0 डिग्री का तापमान मिलेगा वो मेल्ट हो क्या बना देगा? पानी बना देगा। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं लोहा ले आया, मैंने बोला लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1200 डिग्री, मतलब आपने 1200 डिग्री का टेम्परेचर दिया तो जो लोहा आपको सामने दिख रहा है हार्ड, वो पानी की तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा महज 1100 डिग्री से। तभी तो हो ना, मेल्ट का मतलब पिघल जाना को बोलते हैं। तो आमतौर पर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? ज़्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज़्यादा, दोनों ज़्यादा होता है। भाई मैं अगर एक लोहा और एक प्लास्टिक दोनों को अगर मैं हीट दूँ, दोनों से पहले कौन पिघलेगा? प्लास्टिक पिघलेगी, क्योंकि प्लास्टिक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, लेकिन लोहे का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन इनमें ना दो ऐसे हैं, इनमें एक है सीजियम और एक है गैलियम। ये दो ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है भाई। आमतौर पे मेल्टिंग पॉइंट कम इनका, लेकिन सीजियम एंड गैलियम में दो ऐसे मेटल हैं जिन्हें अगर आपने अपने हाथ पे रख लिया तो आपकी हाथ की गर्मी से पिघल जाएंगे ये। लेकिन हाथ की गर्मी से चेयर तो नहीं पिघल रही। यानी हम बोलते हैं कि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन सीजियम एंड गैलियम ये दो ऐसे मेटल हैं जिन्हें अगर आपने हाथ पे भी रख लिया तो हाथ में गर्मी तो होती है, वो उसी गर्मी से पिघल जाएंगे। तो आपसे पूछेंगे ऐसे कौन से मेटल हैं जो कि जिनका कम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? आंसर सीजियम एंड गैलियम। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि सॉलिड नहीं है, लिक्विड मिलता है? आंसर इज मरकरी। ऐसा कौन सा मेटल है जिसे चाकू से भी काट सकते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम, इनको काट सकते हैं। अच्छा, इनमें एक लाइन और आती है कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर का मतलब होता है जो अपने अंदर से करंट को जाने दे। जैसे करंट मेरी बिजली से पास हो सकती है तो मैं भी क्या हो गया? कंडक्टर। लेकिन लकड़ी से करंट के भी पास नहीं होता तो लकड़ी कंडक्टर नहीं माना जाएगा। मेटल से बिजली पास होती है। अगर आप एक लोहे की पाइप को अगर तार पे ऐसे रखें तो वो करंट आपकी बॉडी में आ जाएगा ना, तो लोहा का पाइप क्या हुआ? कंडक्टर हुआ ना। तो कंडक्टर क्या होता है? जो करंट अपने अंदर से होकर जाने दे। अब ये मेटल कंडक्टर होते हैं भाई। इसका प्रूफ ऑफ एग्जांपल में ऐसे ले लीजिए, जितनी भी वायर बनाई जाती है मार्केट में सारी वायर में मेटल इस्तेमाल हो रहा है। एल्यूमिनियम, कॉपर, ये लग रहा है। तो क्यों लग रहा है? क्योंकि भाई ये जो कॉपर है ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। किसका? करंट का। हालांकि है तो गोल्ड सिल्वर भी। इतना कौन रईस है जो गोल्ड की तारें बनाएगा बाहर बिजली की? नहीं है भाई। तो इसलिए उसकी तारें नहीं बनाते। तारें किससे बनाते हैं हम? कॉपर की। सस्ता है, मिल जाता है हमें थोड़ा आसानी से। तो ये हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप क्योंकि आपने कहा तारे के ऊपर ना एक प्लास्टिक लगी होती है, पीवीसी जिसे बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखा आपने? ऐसे एक प्लास्टिक लगी हुई थी वायर के ऊपर, इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल। ये एक नॉन मेटल होता है, पीवीसी प्लास्टिक होती है बेसिकली। ये क्यों लगाई जाती है? क्योंकि अंदर से जो बिजली है वो करंट लेके जा रही है। तो हमने ऊपर एक ऐसी प्लास्टिक लगा दी जो करंट को अपने अंदर से होके कभी जाने देगी नहीं। तो अगर कोई इंसान से टच करेगा तो करंट यहाँ से उसकी बॉडी में
नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गई, पीवीसी की लेयर आ गई जो करंट को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देगी, जिससे ठीक है हमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर वहीं यहाँ पे पीवीसी नाम की प्लास्टिक ना लगी हो तो टच करेंगे तो करंट हमें लग जाएगा, इसलिए पीवीसी प्लास्टिक अपने ब्लैक कलर की एक दिखा हुआ लगी रहती है। ओके, तो कौन कौन सा हार्डनेस है, सोननेस है, डक्टिबिलिटी है, मेलेबिलिटी है, स्टेट है, इनका कौन सा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, एंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन उनमें से एक है लेड, जो होता है लेड, जैसे हम पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं, वो इतना गुड कंडक्टर नहीं माना जाता, बट ठीक है स्टिल है, पर सारे नहीं होते। अब हमारी बात आ रही है रिएक्शंस की। भाई ये रिएक्शंस तो करेंगे, प्रॉपर्टीज हमारी बात हो चुकी है। अब मेटल जो होते हैं, मेटल पाए जाते हैं, तो मेटल का काम होता है रिएक्शंस करना। भाई मेटल देखो क्या है, मेटल ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लेता है, मेटल पानी से भी रिएक्शन कर लेता है, मेटल एसिड से भी रिएक्शन कर लेता है। मतलब मेटल, अच्छा पानी भी भाई 3 तरह का होता है, एक होता है कोल्ड वाटर, एक होता है नॉर्मल वाटर, एक होता है हॉट वाटर। हॉट वाटर मतलब कैसा हो गया, स्टीम। पानी भी 3 तरह का होता है। आमतौर पे मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते, मतलब ठंडे इलाकों में जो मेटल्स होते हैं, जो ठंडे एरिया में जो होते हैं, उनके मेटल जैसे देखो रस्ट पड़ जाते हैं, जंग लग जाती है मेटल पे। जंग लगने तो रिएक्शन होता है ना तरह का मेटल का, तो जंग यहाँ लगते हैं जहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट भी होती है हवा में। ठंडे एरिया में लोहे पे जंग भी नहीं लगती ठीक से, क्यों, ठंडा पानी होगा, और ठंडा पानी मेटल से जल्दी रिएक्शन करता ही नहीं है। लेकिन गर्म पानी मेटल से बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है। तो जहाँ का पानी थोड़ा सा गर्म रहता है हल्का सा, सोचो वहाँ पे मेटल कितनी जल्दी ख़राब होता होगा। हमारे यहाँ पे जो जंग लगने का मेन कारण आता है वो आता है गर्मियों में, सर्दियों में नहीं है। कब आएगा मेन, गर्मी में, बारिश भी हो रही हो, क्योंकि पानी मेटल को अपना पानी तो नहीं देना, आपने पानी दे दिया, ऊपर से पानी गर्म भी है, बस हो गया काम। तो मैं आपको कुछ रिएक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शंस में मैंने दिखा रखी, पहली रिएक्शन हमारे पास जो है कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनते हैं। देखो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो एक ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन जब किसी के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड नाम का कंपाउंड। सोडियम ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन से, क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड। क्या बन गया आपका, सोडियम ऑक्साइड। अगर पोटेशियम ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन से, क्या बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड। कॉपर ने करी तो कॉपर ऑक्साइड। इस बात का ध्यान देना, सोडियम एंड पोटेशियम बहुत खतरनाक है। अगर हवा में सोडियम और पोटेशियम आपने रखे हुए हैं, तो सोडियम और पोटेशियम अगर हवा में हैं तो ये क्या करते हैं, ये हवा से रिएक्शन कर लेते हैं। हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, पानी तो होता ही हवा में, तो हवा में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, ये उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये इतनी हीट पैदा करते हैं कि एक आग या धमाका पैदा होता है। यानी सोडियम और पोटेशियम कभी भी अगर आप पानी में फेंक दो या आप बाहर भी रख दो जहाँ पे मॉइस्चर है और हवा है थोड़ी सी, बस ये उस मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा, और जैसे रिएक्शन करेगा तो आग लगने के लिए क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तुरंत यहाँ पे आग लग जाती है। तो अगर आपने अपनी जेब में ऐसे पोटेशियम रखा हुआ है तो थोड़ी ही देर में वो पोटेशियम आपकी जेब में फटने वाला है, थोड़ी देर में फटने वाला, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। उसकी बॉडी ना चीथड़े नहीं मिलेंगे, कहाँ गए, हाथ वहाँ मिलेगा फटा हुआ, पैर वहाँ मिलेगा, सर वहाँ मिलेगा फटा हुआ। और अगर चारों तरफ लोग रहेंगे तो वो मरेंगे। हाँ, तो भाई मेटल एंड वाटर। तो अगर मान लीजिए मैंने वही सोडियम को लिया, पानी में डाला, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बना H2। यही तो बवाल है, H2। H2 एक गैस है जिसमें आग लग जाए तो धमाका पैदा होता है, मालूम है आपको। हाइड्रोजन इतनी खतरनाक गैस है, अगर इसमें गलती से इसको आग मिल जाए धमाका पैदा कर देता है। देखो मैग्नीशियम ने पानी के साथ रिएक्शन किया, कोई दिक्कत नहीं, H2 गैस निकला, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या होता है, H2 गैस को जलने के लिए हीट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, अब हीट नहीं है, H2 गैस कोई धमाका करेगा नहीं। तो चाहे कोई भी मेटल को आप पानी से रिएक्शन कराओ, वो कौन सी गैस बनाएगा, H2 गैस। H2 गैस एक ऐसी गैस है जिससे धमाका होता है, लेकिन धमाके के लिए क्या चाहिए, गर्मी तो चाहिए। ये गर्मी सिर्फ कौन पैदा करता है, सोडियम और पोटेशियम।
सोडियम और पोटेशियम जब पानी से रिएक्शन करते हैं तो इतनी हीट बना देते हैं, उसी हीट का इस्तेमाल एक चिंगारी की तरह पे यूज़ करता है कौन? H2। H2 को पेट्रोल मान लो आप, क्या मान लो? पेट्रोल की तरह। और जो गर्मी है वो आग मान लीजिए। अब पेट्रोल को आग दोगे तो आग तो लगेगी ना। तो अब सोचो, पेट्रोल तो और भी बना रहे हैं, लेकिन उनके पेट्रोल के साथ में वो आग पैदा नहीं कर रहे हैं, हीट पैदा नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके पेट्रोल में आग लग नहीं रही है। तो यहाँ पे दिखा मैंने, अच्छा यहाँ लिखा मैंने, मैग्नीशियम जो है अगर आप इसको पानी दोगे बहुत स्लोली, मतलब स्लोली वाटर दे रहे हो, तब बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर आपने इसी मैग्नीशियम को स्टीम दे दिया तो रिएक्शन इतनी सुपर फास्ट होगी, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या याद करने वाला है? तुमने याद कर लिया सर, मैग्नीशियम जब भी पानी से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा या मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप ऐसे याद करो, अगर पानी धीरे धीरे दे रहे हो मैग्नीशियम को, धीरे धीरे, तो बनाएगा हाइड्रोक्साइड, और अगर आपने उसको भाप दे दी एक साथ में तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपने गौर फरमाया हो, हर मेटल के साथ में क्या निकली है? हाइड्रोजन। आपको नहीं पता हाइड्रोजन कितनी खतरनाक चीज़ है? मुझसे पूछो क्या चीज़ है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा खतरनाक फ्यूल है ये इसमें अगर आग लग जाए तो पूरा का पूरा मोहल्ला उड़ा सकता है। ये गैस इतनी खतरनाक गैस है। फिर देखो, एल्यूमिनियम ने भी पानी से रिएक्शन किया, लेकिन पानी में किससे किया? स्टीम से। देखो एल्यूमिनियम ना कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, ठंडे पानी, लेकिन थोड़ा स्लोली करता है। लेकिन अगर इसको स्टीम दे दोगे तो जल्दी रिएक्शन करता है, और क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और बनेगा क्या? हाइड्रोजन। जिंक जो है भाई, जिंक तो कोल्ड से रिएक्शन करता ही नहीं है। एल्यूमिनियम फिर भी कोल्ड से करता तो है, स्लोली करता है। जिंक तो कोल्ड से ही मना करता है, सीधा मना करता है, मैं करूँगा नहीं रिएक्शन। और जिंक क्या बनाएगा? स्टीम के साथ करके रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। देखो आपको ना यहाँ पे मेरे को एक चीज़ सिखानी थी, मेटल कभी भी अगर पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा उसका ऑक्साइड और बनाएगा उसका हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोक्साइड हमने दो केस में पढ़ा है, किसमें? कैल्शियम और मैग्नीशियम। सेक्शन याद ही करना आपको बेसिकली कौन क्या बना रहा है। थोड़ा आयरन के लिए कुछ नई कहानी है। आयरन जो होता है ये गर्म पानी से जल्दी रिएक्ट करता है, भाप से करता है रिएक्ट। आयरन ठंडे पानी से नहीं करता, शुक्र मनाना नहीं करता, लिटरली शुक्र मनाना नहीं कर रहा। अगर आयरन मेटल ठंडे पानी से एक्शन करने लग जाता है ना, तो जितने हमारे घरों में मेटल लगे हुए आयरन के, सारे पूरे 12 महीने खराब पड़े रहते हैं। भाप चाहिए अब, क्योंकि भाप हम देते नहीं इसलिए हमारे आयरन को, इसलिए हमारा आयरन घर का लंबा टिकता है, कई सालों साल टिक जाता है। तो कितनी अच्छी बात है, मेटल एक कंडीशन पे कर रहा है रिएक्शन। भाई मत करियो रिएक्शन, क्योंकि तूने कर ली तो मेरी सारी ज़िंदगी मेटल पे तो चल रही है, चल किस पे रही है। एक नई बात है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो भारी होते हैं पानी से। भारी है भाई, कैल्शियम भारी होता है। भारी चीज़ों को पानी में डूब जाना चाहिए ना, बट कैल्शियम और मैग्नीशियम जब पानी डालते हैं तो ये पानी में ऊपर तैर रहे हैं। यार भारी चीज़ ऊपर कैसे तैर सकती है? तो आंसर क्या दिया जाता है, जब भी आप कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी में डालते हो तो ये गैस रिलीज़ करते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और जब कैल्शियम और मैग्नीशियम में गैस भरेगी तो क्या गैस जिसमें भरी उसे आप डुबा सकते हो? नहीं, इसलिए डूबते नहीं हैं। क्या बोलोगे? दे इवॉल्व गैस इन वाटर। इवॉल्व समझते हो? रिलीज़ करने को, किसी चीज़ के निकालने को इवॉल्व करना बोलते हैं हम लोग। इसलिए पानी में कभी भीगते नहीं है, मतलब डूबते नहीं है। फिर हमारे पास आ रहा है रिएक्शन, अभी और भी आ रही है। अब हमारा जो मेटल का रिएक्शन है वो एसिड के साथ है। मेटल कभी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो भाई फिर से क्या बनाएगा? गैस कौन सी हमारी? हाइड्रोजन गैस। फिक्स है, बननी है भाई ये, मतलब फिर से धमाकेदार चीज़ बना रहा है। सोडियम ने किया रिएक्शन HCl से बनाया सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ने किया मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक ने किया, अच्छा जिंक को मैंने कराया यहाँ पे H2SO4, जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इससे बनेगा जिंक सल्फेट। गैस कौन सी बन रही है? ये चीज़ तो कॉमन है, मेटल की रिएक्शन चाहे करा हुआ पानी से, चाहे आप कराओ उस रिएक्शन किसी एसिड के साथ, H2 गैस तो बनेगी। फिक्स है ये तो। और H2 गैस को हल्की सी गर्मी में पकड़ा तो धमाका देर लगने में थोड़ी देर लगनी नहीं है, धमाका उसी देर उसी टाइम में हो जाना है। यानी संभल के रहना मेटल से, जब भी मेटल रिएक्शन करो दूर भाग लो। है कौन? किसकी कह रहा है? हाँ हाँ है, बिल्कुल है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। इसी तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अगर हम HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड बोल रहे हैं, इसे पानी से रिएक्शन कराया मैंने, ठीक है, सॉरी,
HNO3 हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको हम बुलाते हैं नाइट्रिक एसिड। और कहते हैं जब भी आप इस नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से करवाते हो, तो मुझे बताइए मेटल और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन के बाद क्या बनना चाहिए? एक तो उसका जो बनना होगा सॉल्ट बनेगा, एंड एक H2 गैस बननी चाहिए ना अल्टीमेटली। जब किसी भी एसिड के रिएक्शन से H2 गैस बनती है तो एसिड तो ये भाई साहब भी है, तो ये भी कौन सी गैस बनाएंगे? H2 गैस। लेकिन हमें H2 गैस नहीं मिलती, ये क्वेश्चन है। जब हर एसिड मेटल के साथ मिलकर H2 गैस बनाता है, तो ये वाला एसिड मेटल के साथ मिलकर H2 गैस क्यों नहीं बनाता? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर सुनो क्या है कि जी जब ये एसिड मेटल से मिलता है तो बनाता तो ये भी हाइड्रोजन ही है, बनाएगा ये भी हाइड्रोजन ही। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बनता है, ये HNO3 उस हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन दे देता है, और जैसे ही आपने H2 को एक ऑक्सीजन दी, क्या बन गया? H2O, मतलब पानी बन गया। और जो ऑक्सीजन देता है उसे हम क्या बुलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? तो हम क्या बोलेंगे कि HNO3 जो है इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि H2 जब ये बनाता है तो उस H2 को रोकने नहीं देता, नहीं है, कहता है ये ले ऑक्सीजन। और जैसे ही H2 को इसने ऑक्सीजन दिया, वो किस में बन गया? H2O में। अब बताइए H2 कहाँ से मिलेगा आपको? तो आंसर क्या आएगा कि HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से ये H2 को क्या दे देता है? ऑक्सीजन। इसलिए आपको H2 कभी नहीं मिलता। अच्छा, ये हमारी रिएक्शन थी 3 चीज़ों से। किससे? एसिड से, पानी से और ऑक्सीजन। 3 चीज़ से रिएक्शन करता है मेटल। मेटल के रिएक्शन के बाद बनता है मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जोड़ दो क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली बात, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं सारे बेसिक होते हैं। बेसिक क्या था ना, एसिड बेस इन सॉल्ट कराया था। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। हमने पढ़ा है कि बेस हमेशा एसिड से रिएक्शन करता है, इसीलिए मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं सारे के सारे एसिड से रिएक्शन करते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड एक बेस है। देखो, बेस मान लीजिए मेल है, तो मेल की शादी हमेशा किससे करानी है? फीमेल से। तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराएंगे? बेस के साथ। देखो ये अच्छा, साथ में मेटल ऑक्साइड पानी से भी रिएक्शन करते हैं। दूसरी चीज़ ये भी भाई, और जब मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तब बनाते हैं भयंकर वाला बेस। मेटल ऑक्साइड क्योंकि बेसिक हैं तो किससे रिएक्शन करेंगे? ये एसिड से करेंगे। दूसरा पॉइंट, मेटल ऑक्साइड जब भी पानी से रिएक्शन करेंगे तो एक भयंकर वाला बेस बनाते हैं, भयंकर वाला बेस, खतरनाक। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी मेटल ऑक्साइड की है। पहला बेसिक होता है, दूसरा पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? खतरनाक वाला बेस बनाएगा। अब हमें एग्जांपल दिया, अगर सोडियम ऑक्साइड को तुम पानी से रिएक्शन कराओगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस मिलेगा, और बहुत अच्छा बेस है ये। क्या हुआ बे? अच्छा, मैंने बोला आपसे कि मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं तो सिर्फ एसिड से करेंगे रिएक्शन, है ना। हमने ऐसे भी मेटल के ऑक्साइड देखे हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टी हैं, वो एसिडिक भी है बेसिक भी है ना, खुद मेल भी फीमेल दोनों है एक ही बंदा। तो जब वो मेल बनेगा तो फीमेल से शादी कर लेगा, फीमेल बनेगा तो मेल से शादी कर लेगा, दोनों प्रॉपर्टी भाई। पता नाम कौन का क्या है? एल्यूमिनियम और जिंक। ये 2 मेटल ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड में दोनों प्रॉपर्टी है, ये एसिडिक भी और जिसमें दोनों प्रॉपर्टी है उन्हें हम क्या बुलाते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक उन मेटल को बोले जिनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, ये भी और वो भी। देखो एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जिंक ऑक्साइड ने HCl से रिएक्ट किया। HCl यहाँ पे क्या होगा? एसिड होगा, बेस होगा? एसिड। तो ये कैसा बिहेव कर रहा होगा? बेस की तरह। क्या बना? जिंक क्लोराइड और बना H2O, पानी, ठीक है। अब जिंक ऑक्साइड ने NaOH से रिएक्शन किया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस होता है, तो ये अब यहाँ पे कैसा कर रहा है? एक्ट एसिड की तरह कर रहा है। देखो, ऊपर कर रहा था वो बेस की तरह, नीचे कर रहा है वो एसिड की तरह। सेम चीज़ 2 बिहेवियर शो कर रही है। एल्यूमिनियम कर रहा है HCl से रिएक्ट, HCl एसिड है तो ये क्या होगा? बेस।
अब एल्यूमिनियम कर रहा है बेस से रिएक्शन, तो ये क्या होगा, एसिड। देखो एल्यूमिनियम दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो आपसे एग्जाम पूछेंगे मुझे उन दो मेटल का नाम बताओ जो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हो, बेस की भी और आमतौर पे मेटल के ऑक्साइड दोनों नेचर शो नहीं करते। कौन सा शो करते हैं, बेसिक करते हैं। आप याद रखो, मोबाइल रखो, क्या रखो, मोबाइल, मोब, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। ये तुम्हारे दो एक्सेप्शन आ गए ना, जिंक और एल्यूमिनियम। तो आपके एग्जाम में आएगा कि हमें ऐसी रिएक्शन दिखाइए जिंक और एल्यूमिनियम के जिससे प्रमाणित होता है कि ये दोनों एम्फोटेरिक हैं। आपको बस चुपचाप ये रिएक्शन ड्रॉ करके आ जानी है, जिंक की ये दोनों वाली और एल्यूमिनियम की ये दोनों वाली।